नेहा सिंह राठौड़ कांग्रेस वकील और राजनेता कपिल सिब्बल से मिलने पर बुरी तरह ट्रोल हो रही है। यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या नेहा अब पॉलिटिक्स में एंट्री करने का मन बना रही है। वकील कपिल सिब्बल जी का साथ मिला। आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू तो कीजिए। आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया सर। यूपी में काबा गाने से फेमस हुई गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद यह बात कही। नेहा ने कपिल सिब्बल के साथ वाली फोटो जैसे ही पोस्ट की वैसे ही यूजर्स भड़क पड़े। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। नेहा के फैंस और आलोचकों के बीच हेट कमेंट्स की बौछार होने लगी। हजारों की संख्या में लोग ट्रोल करने लगे तो कुछ संख्या में लोग उनके सपोर्ट में भी उतर आए। नेहा सिंह राठौड़ पर मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी स्क्रीन पर चलवाया और गायिका का खुलकर समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को नेहा के गीत इतना नागवार क्यों लग रहे हैं, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने नेहा के कई गानों को सुना और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाला। नेहा के गाने अधिकतर सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। वहीं खाली उनके सोशल मीडिया अकाउंट से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी पर बौखलाहट वाली पोस्ट मिली है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों की रिएक्शन की भरमार है। किसी ने लिखा, जो खुद को जनहित की आवाज बताती है वो अब सत्ता के साये में क्यों खड़ी है। वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी ली, अब अगला गाना होगा का मीटिंग करवाई ले बा कपिलवा से। अरविंद मोहन सिंह नाम के एक एक्स यूजर ने नेहा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, आतंकवादी अफजल गुरु और याकूब मेमन भी अकेले नहीं थे, उन्हें भी कपिल सिब्बल का साथ मिला था। श्री राम जन्मभूमि, 3 तलाक, CAA और धारा 370 के खिलाफ लड़ने वाले कपिल सिब्बल का साथ मिलना हर देशद्रोही के लिए गौरव की बात है। आज तो आपने खुद को घोषित रूप से देशद्रोही साबित कर दिया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह तो पहले से ही जानते हैं, सिब्बल वाले टीम से ही सिब्बल हर आतंकवादी का केस लड़ने का ठेका मिला है। एक यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जहां देश विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, वहां कपिल सिब्बल का साथ विरोधियों के साथ होगा। वहीं एक अन्य यूजर ने जोरदार निशाना साधते हुए लिखा, जिसके साथ बैठी हो उसे देखकर सब समझ गए कि तू विरोधी नहीं, देश की गद्दार है, आतंकियों की सहयोगी टीम की सदस्य है। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर ने कपिल सिब्बल के महंगे फीस को लेकर नेहा सिंह राठौड़ से सवाल पूछा। लोगों ने कहा कि बैंक में पैसा तो था नहीं तो फीस कैसे दोगे। कुछ लोगों ने इसे पाखंड बताया तो कुछ ने इसे नेहा की इमेज के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि नेहा, जो अक्सर राजनीतिक नेताओं की आलोचना करती है, अब खुद उन्हीं के साथ बैठक कर रही है। दरअसल सिब्बल से नेहा की यह मुलाकात उनके खिलाफ यूपी में देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद हुई। नेहा पर आरोप है कि पहलगाम हमले के बाद एक विशेष धर्म समुदाय को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर किए गए उनके भड़काऊ पोस्ट से देश की एकता को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की। नेहा ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि उनके खाते में सिर्फ 519 रुपए हैं। उन्होंने ऑनलाइन मदद मांगते हुए लिखा कि क्या कोई वकील उनकी फ्री में मदद कर सकता है। कपिल सिब्बल से उनका मिलना इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। नेहा सिंह राठौड़ पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 लगाई गई है, जिसका मतलब है भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालना। अगर ये सारे आरोप नेहा पर सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद हो सकती है, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ पर इन बातों का कोई असर नहीं दिख रहा है। उल्टा उन्होंने एक दिन पहले मशहूर वकील, राज्यसभा MP कपिल सिब्बल के साथ फोटो शेयर करके सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू तो कीजिए। आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया सर, कपिल सिब्बल। लेकिन नेहा ने जहां यह पोस्ट अपने लिए डाली थी, लेकिन ट्रोलर्स कपिल सिब्बल के पीछे पड़ गए और उन्हें भला बुरा कहने लग गए। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को जालंधर, पंजाब में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली में बस गया। उनके पिता हीरालाल सिब्बल भी एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
वो देश के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे वकीलों में से एक है। कपिल सिब्बल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और फिर अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की डिग्री प्राप्त की थी। मालूम हो कि कपिल सिब्बल ने 2 शादियां की है। उनकी पहली पत्नी का नाम नीना सिब्बल और दूसरी पत्नी का नाम प्रेमिला सिब्बल है। साल 1993 में उन्होंने नीना सिब्बल से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बेटे अमित सिब्बल और अखिल सिब्बल है और दोनों ही वकील है। लेकिन साल 2000 में नीना का ब्रेस्ट कैंसर से निधन हो गया था और इसके बाद साल 2005 में इन्होंने प्रेमिला सिब्बल से शादी की। उनके भाई कंवल सिब्बल भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त शीर्ष राजनयिक और भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल के पास 250 करोड़ रुपए की संपत्ति है और दिल्ली नोएडा में उनके पास कई संपत्तियां हैं। यही नहीं, वो 2019 में आई हिंदी फिल्म शोरगुल के लिए गाने भी लिख चुके हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने वाले कवि अभय प्रताप सिंह को फोन पर धमकी दी गई। कवि का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद दिल्ली के नंबर से 2 बार किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन किया, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में पूछताछ की। इसके बाद कहा कि बहुत नेता बन रहे हो, यह ठीक नहीं है। कवि अभय प्रताप सिंह कुर्सी रोड के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम करीब 6:30 पर वे अपने एक मित्र के साथ कठोता चौराहे पर थे। इसी बीच उनके पास एक फोन आया। ट्रू कॉलर में बीके के नाम से नंबर शो कर रहा था। फोन रिसीव करने पर उसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में पूछताछ शुरू की। बोला कि क्या जानते हो आतंकी हमले के बारे में, बहुत नेता बन रहे हो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अभय ने बताया कि उन्होंने नाम पूछा तो वे गाली गलौज करने लगा। इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। अभय ने बताया कि उन्होंने जानकारी की तो पता चला कि मोबाइल नंबर दिल्ली का है। इस मामले में उन्होंने पुलिस में मौखिक शिकायत की है, जल्द ही तहरीर देंगे। आपको बता दें कि अभय ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। नेहा ने आतंकी हमले को लेकर एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि संबंध में अभय ने मौखिक शिकायत की है, लिखित में कोई तहरीर नहीं दी है। नेहा का पोस्ट पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से भी पोस्ट किया गया था। राहुल गांधी की जात क्या है? क्या उन्हें अपनी जात बताने में शर्म आती है? क्योंकि वो हिंदू नहीं है। कांग्रेस समर्थकों के फेवरेट शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया है। साधु संत शंकराचार्य कितने भी लिबरल सेक्युलर होने का नाटक कर ले, रहेंगे जातिवादी मनुवादी ही, इन्होंने साबित कर दिया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। बद्रीनाथ स्थित शंकराचार्य आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति के संदर्भ में जो बयान दिया, उससे संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी आहत है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं, आपकी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को 3 माह पूर्व एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि उन्होंने मनुस्मृति में जो बात कही है वह कहां लिखी है। लेकिन इतने समय के बाद भी न तो राहुल गांधी ने कोई जवाब दिया और न ही माफी मांगी। शंकराचार्य ने कहा, जब कोई व्यक्ति लगातार हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करता है और स्पष्टीकरण देने से बचता है तो उसे हिंदू धर्म में स्थान नहीं दिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राहुल गांधी का मंदिरों में विरोध होना चाहिए और पुजारियों से अपील भी की कि वे उनकी पूजा न करें, क्योंकि वे अब स्वयं को हिंदू कहने के अधिकारी नहीं हैं। शंकराचार्य के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उन्हें किसी धार्मिक संस्था द्वारा सार्वजनिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी स्थित वॉटसन इंस्टीट्यूट में एक चर्चा के दौरान भगवान श्री राम को पौराणिक पात्र बताया। उनके इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को राम विरोधी और हिंदू विरोधी बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला है।
राहुल गांधी से पूछा गया था कि हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाली धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसे बनाई जा सकती है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, हमारे पौराणिक पात्र जैसे भगवान राम करुणामय और क्षमाशील थे। मैं बीजेपी की सोच को हिंदुत्व नहीं मानता। मेरे लिए असली हिंदू विचार बहुलतावादी, सहिष्णु और प्रेम पूर्ण है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, मगर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इसमें विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। अब चूंकि CJI खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस केस की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी है। नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवाई 14 मई को शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद इस केस की सुनवाई करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस केस में हर किसी की बात को सुनना होगा और वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वो अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में किसी भी तरह का कोई आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। जस्टिस खन्ना बोले, केस की सुनवाई जल्द ही होनी चाहिए, लेकिन यह मेरे समक्ष नहीं होगी और इसी के साथ उन्होंने नई बेंच के पास केस को ट्रांसफर कर दिया। CJI ने कहा कि हमने केंद्र के जवाबी हल्फनामे पर फिलहाल बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में जो बिंदु उठाए हैं, जो विवादित आंकड़े दिए हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिए अपने जवाबी हल्फनामे में कहा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। सरकार ने दलील दी है कि गहन अध्ययन विश्लेषण के आधार पर वक्फ में उन संशोधन को किया है जो जरूरी थे। इसके लिए सभी दलों की राय ली गई और उनकी आपत्तियों पर विचार के बाद संशोधन को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार ने कहा कि कानून के वैधानिक प्रावधानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालत को रोक लगाने का अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिए बयान पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि हकीकत यह है कि 40 साल तक कांग्रेस और गांधी परिवार ने सिख विरोधी दंगों के दोषियों को पनाह दी। बीजेपी नेता ने कहा कि 52 शहरों में सिखों को जलाकर मारा गया, उनको घरों से निकाला गया। तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी ने सिखों के जख्मों पर नमक छिड़का है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर उनमें शर्म होती तो वो जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सज्जन कुमार और सैम पित्रोदा पर कार्रवाई करते। राहुल गांधी बीते दिनों अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहां ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में एक सिख ने 1984 के दंगों पर राहुल गांधी से सवाल पूछा था। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि जिस समय सिख विरोधी दंगे हुए वो राजनीति में नहीं थे, फिर भी वो इस मामले में माफी मांगते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सिखों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने बताया था कि वो कई बार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी जा चुके हैं। बता दें कि पहले भी PM रहे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने सिख विरोधी दंगों के लिए खेद जताया था। हालांकि बीजेपी अब भी लगातार कांग्रेस को इस मामले में घेरती रहती है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन PM इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों की चलाई गोलियों से इंदिरा गांधी का शरीर छलनी हो गया था। इसके बाद ही देश के तमाम इलाकों में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें करीब 3000 सिखों की जानें गई थी। इन दंगों की जांच नानावटी आयोग ने की थी। दंगों के बाद उस वक्त PM रहे राजीव गांधी ने यह कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राजीव गांधी के इस बयान को भी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया है। अमृतसर ग्रामीण के SP मनिंदर सिंह के मुताबिक पंजाब के CM भगवंत मान और DGP गौरव यादव ने हर देश विरोधी तत्व के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। SP के मुताबिक खुफिया जानकारी मिली थी कि पलक शेर मसीह और सूरज मसीह पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। अमृतसर ग्रामीण SP के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दोनों को छोटी जानकारी देने के लिए 5000 रुपए और बड़ी जानकारी देने के लिए 10,000 रुपए देती थी। SP ने बताया कि इनको ISI के संपर्क में हरप्रीत नाम का ड्रग्स कारोबारी लाया था। वो अमृतसर जेल में है।
एसपी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने जिस गांव से दोनों को पकड़ा वहां से पहले भी आरडीएक्स और हथियार बरामद किए गए हैं। अमृतसर ग्रामीण के एसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि पलक शेर मसीह और सूरज मसीह पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे। वे दुश्मन की योजना को मजबूत करने में लगे थे। जानकारी मिलने के बाद तत्काल दोनों को पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अमृतसर पुलिस अब इन दोनों का आईएसआई से संपर्क कराने वाले हरप्रीत के खिलाफ कोर्ट से रिमांड वारंट जारी करा पूछताछ करने वाले हैं। बता दें कि बीते दिनों भी एक पाकिस्तानी जासूस राजस्थान से पकड़ा जा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान पर भारतीय सेना अगर कोई सैन्य कार्रवाई करती है तो पंजाब बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पंजाब से पाकिस्तान की सीमा मिलती है। पहले के युद्धों में भी पाकिस्तान और भारतीय सेनाओं के बीच पंजाब सीमा पर मुकाबला हो चुका है। ऐसे में दुश्मन के जासूस अगर यहां सक्रिय होते हैं तो इससे भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को मिल जाएगी और इससे सैन्य कार्रवाई में बड़ी बाधा आ सकती है। वहीं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने भी कहा है कि पंजाब पुलिस हमेशा भारतीय सेना से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या का बदला पाकिस्तान से लेने की तैयारी तेज होती दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रविवार दोपहर को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और भारतीय वायुसेना प्रमुख के बीच लंबी बातचीत चली। माना जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पीएम मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना की तैयारियों की जानकारी दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से भी मुलाकात कर तैयारियों के बारे में जानकारी ली थी। पीएम मोदी पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के साथ बैठकें कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि पहलगाम में पर्यटकों का खून बहाने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को भारत नहीं बख्शेगा। इसके बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार को लग रहा है कि 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के एयर स्ट्राइक के बाद भारत की सेना इस बार बड़ा हमला कर सकती है। इस वजह से पाकिस्तान के नेता परमाणु हथियार इस्तेमाल करने तक की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने नाम पूछकर, कलमा पढ़ने को कहकर और पैंट उतरवा कर देखा था कि कौन कौन हिंदू है। इसके बाद उन्होंने पर्यटकों को गोली मारी थी। इस हमले में भारतीय नौसेना के अफसर और भारतीय वायुसेना के जवान भी शहीद हुए, जबकि देश की सबसे अहम खुफिया एजेंसियों में से एक आईबी के एक अफसर की भी आतंकियों ने जान ली थी।